नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट 5 से चैप्टर 18 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू होगा। पावर्ड बाय ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम जो है पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन का, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से है चैप्टर 18, ठीक है, बायोलॉजी का 11th क्लास से। 11th क्लास की यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम एक अपने आप में काफ़ी डिफरेंट टाइप का सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हमको अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में क्या कराता है, अवेयर कराता है, यानी कि हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं इसके द्वारा। यानी कि एक ऐसी तरीका या ऐसा सिस्टम जिससे हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो पाते हैं, और हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम सीख पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारे इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अलावा फिजियोलॉजी एक्शंस है ना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सोचना, सूंघना, देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब संभव हो पाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। और जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन होते हैं, जैसे कि कोई भी बाहर से ज़्यादा धूप पड़ रही है या बारिश हो रही है या कहीं पर रफ रोड है या गाड़ी चलानी है या कुछ भी XYZ हमें कोई एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसमें जो हेल्प करता है, या हमें खाना बनाना है, खाना ढूंढना है ना, फूड के लिए भी और सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम का। और ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस नर्वस सिस्टम है। और एनिमल्स जो होते हैं, अदर एनिमल्स, उनमें भी नर्वस सिस्टम होता है। उनके नर्वस सिस्टम में और हमारे नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी एडवांस है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक है। पूरी दुनिया अब इस टाइम ह्यूमन सेंट्रिक हो जाती है, यानी कि ह्यूमन अपने आप को सर्वोपरि मानना है हर मामले में। और उसका मानना है कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छी स्पीसीज है ही नहीं इस पूरी दुनिया में, और उसके चक्कर में वो थोड़ा एरोगेंट हो गया है, कौन, ह्यूमन। और वो बाकी की अदर स्पीसीज को अपनी नॉक पे रखता है, और मतलब जानता ही नहीं, उनको समझ ही नहीं रहा कुछ। सबकी सारी स्पीसीज में उन्होंने नाक में दम कर रखा है, केवल एक स्पीसीज ने, वो है ह्यूमन। क्योंकि उसके पास, वो सोचता है कि मेरे पास एक डेवलप ब्रेन है, पूरा नर्वस सिस्टम एक डेवलपमेंट है, और काफ़ी अच्छा है, सोच पाते हैं, क्रिएटिविटी है, ये है वो है। तो इस वजह से वो सब सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द किसका है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है हमारे अंदर बॉडी में होने वाली सारी जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, उन सबको कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। लेकिन वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से पहले अगर बेसिक देखा जाए कि बेसिक फंक्शन क्या है अगर इसका नर्वस सिस्टम का, तो वो बेसिक फंक्शन अगर निकाला जाए तो बेसिक फंक्शन निकल के आता है कि टू द परसीव द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम, यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम, या कोई भी इम्पल्स या स्टिमुलेशन को गैदर करने का काम। यानी कि पहला जो प्राइमरी बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, वो है किसी भी स्टिमुलेशन या इंफॉर्मेशन या इम्पल्स या किसी भी स्टिमुलेशन को परसीव करना, कंडक्ट करना, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना। ये नर्वस सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है, इसी के बेसिस पर नर्वस सिस्टम जो डेवलप भी होता है। जब भी कभी अगर आप मॉलस्क से लेकर, यानी कि हाइड्रा से लेकर ह्यूमन तक के नर्वस सिस्टम के अगर इस एवोल्यूशन को अगर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हर एक नर्वस सिस्टम जो लोअर एनिमल्स में है या लोअर ग्रेड के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें है, तो जो लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म से लेकर अब तक के, वो उनको सबको जीने के लिए, यानी कि उनकी जो लिविंग लाइफ है उसको और बेहतर बनाने के लिए नर्वस सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और वो नर्वस सिस्टम डेवलप होते होते उनकी जो प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट है उसको बढ़ा रहा है, जिससे कि उनको ज़्यादा एज मिल रही है। एक दो तरह के एनिमल, एक जिनका नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो अपना सर्वाइवल ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है, और वहीं उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा डाउन है तो वो अपना सर्वाइवल उस लेवल पर नहीं कर पा रहा है और मारा जा रहा है। तो सेम जो एप्लीकेशन है वो ह्यूमंस पे भी लागू होती है, जहाँ जिसका नर्वस सिस्टम या जिसका ब्रेन, दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा एज कर पा, मतलब एज ले पाता है या अच्छे से सर्वाइव कर पाता है
कल्चर में, इस दुनिया में या संसार में या इस समाज में, और जिसका नर्वस सिस्टम या ब्रेन थोड़ा स्लो काम करता है तो वो उसी हिसाब से छोटा मोटा अपना काम चलाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और इसका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अलावा सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी है, ठीक है। और इसके लिए ये जो काम करता है बेसिकली, ये काम करता है होमियोस्टेसिस पे। होमियोस्टेसिस क्या है कि बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के जो ह्यूमन की बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, उस सेल से मिलकर बने हुए जो ऑर्गन सिस्टम है, उस पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी में अंदर का जो जितना भी रिएक्शन है या जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं अंदर की, उनका बाहर से होने वाली जो एक्सटर्नल प्रोसेस है या एक्सटर्नल जितना भी स्टिमुलेशन है, उसके प्रति जो कोऑर्डिनेशन है, एक तो उसको मेंटेन करके रखना। होमियोस्टेसिस, जो होमियोस्टेसिस है इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन रहता है, उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट का उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे वो ऑक्सीजन मेंटेन हो, चाहे आपका वाटर मेंटेनेंस हो, चाहे आपका हार्मोनल मेंटेनेंस हो, ये सारी चीज़ें जो बॉडी में एक मेंटेन कर रखती है, चाहे बॉडी का पीएच मेंटेन करके रखना हो, उन सबको मेंटेन करके रखना, वो कहलाता है होमियोस्टेसिस। यानी कि आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को वो जो है इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है, बैलेंस बना के रखना, जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का हो सकता है कंडीशन में, वो लिविंग सिस्टम को बनाए रखने की। लिविंग सिस्टम मतलब आदमी जिंदा रहे और प्रॉपर वर्क करता रहे, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए उसके लिए जो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस रहता है, फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म कि अगर मान लो ऑक्सीजन कम हो रही है तो खुद ही बॉडी उसको रिसीव करेगी इन्फॉर्मेशन को, भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, और फिर उसको बढ़ाने के लिए जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो पीएच बढ़ गया है तो उसमें कम करने के लिए उसको पीएच को, तो उसके लिए रेगुलेशन है, तो उसको जो है रिसीव भी करेगा सिग्नल को। और सेल्फ जो है ये सेल्फ रेगुलेटिंग रहता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है कि जो बढ़ रहा है घट रहा है, कोई भी चीज़ अगर बॉडी में वाटर का बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई भी है ना सिस्टम में कोई भी अगर गड़बड़ी आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको फिर रेगुलेट करना, ये काम सेल्फ ही रहता है। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन वाला जो सिस्टम है यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको दो तरीके से काम किया जाता है। यानी कि जो होमियोस्टेसिस है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का जो रेगुलेशन है, उसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों का काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों है। इसीलिए कह रहे थे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों का काम है, लेकिन नर्वस सिस्टम का एक डिफरेंट काम है जो कि बेसिक उसका फंडामेंटल है, वो है सिग्नल को रिसीव करना, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम सिग्नल रिसीव कभी नहीं करते। वो सिर्फ क्या होता है कि अपना जो उनको रेगुलेट करना होता है, तो हार्मोन ही दूसरे हार्मोन को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हार्मोन्स के यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को भी अगर रेगुलेट करना हो, यानी कि उनको अगर सिग्नल देना हो, तो उसका काम नर्वस सिस्टम का है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इस तरह से दोनों कोरिलेट करके आपस में मिलजुल कर पूरी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि क्या करता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, जिसके लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जाते हैं और यहाँ पर हार्मोनल सिग्नल होता है। कम्युनिकेट करना है, बॉडी के अंदर के जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, उनसे बातचीत होनी है। बातचीत होने के लिए क्या चाहिए, केमिकल। केमिकल मतलब केमिकल कम्युनिकेशन होता है, उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर चाहिए हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन सिस्टम से बात होती है, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है बातचीत होती है। इसका जो एक्शन रहता है वो काफी फास्ट रहता है, यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर जाल बिछा हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, तो ये काफी फास्ट तरीके से काम करता है। और ये थोड़ा स्लो रहता है, स्लो वैसा रहता है लेकिन स्टडी काफी है, यानी कि काफी देर तक रहता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि जल्दी तो काम करता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कोई चीज हाथ उठाना है तो तुरंत हाथ उठ जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर ब्लड रेगुलेशन में करना है, यानी कि ब्लड का में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है सपोज, तो ग्लूकोज का लेवल अगर एक बार बढ़ाना शुरू किया तो फिर वो काफी लंबे समय तक बढ़ाता रहेगा, जब तक उसको घटाने के लिए
इंसुलिन रिलीज ना हो तब तक वो बढ़ता ही रहेगा। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक रहता है। एक बार हार्मोन रिलीज हुआ, जब तक हार्मोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक वो अपना सिग्नल मतलब अपना फंक्शन करवाता ही रहेगा। और यहाँ जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अपना इम्पल्स भेजा, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट हुआ और फिर वो उसने काम किया और देन उसके बाद डिस्ट्रॉय, वो उसका ज़्यादा लंबे समय तक स्टे नहीं करता, लेकिन वो काफ़ी लंबे तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। टारगेट अगर देखा जाए तो ये काफ़ी स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वो लोकलाइज्ड रहने के साथ साथ स्पेसिफिक कभी नहीं रहता। स्पेसिफिकली बहुत ही लेस स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक है लेकिन लेस स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लोकलाइज्ड हो सकता है, जनरलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है और लोकलाइज्ड होता है। और अगर कंट्रोल देखा जाए तो इसका प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। अगर जहाँ पर सिग्नल इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर भेजना सिर्फ वहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन इसका जनरलाइज होता है, पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होगा और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी वो हार्मोन्स जाएगा। बेशक उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर ना हो लेकिन वहाँ पर हार्मोन्स जरूर जाएगा, ठीक है। वैसा फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका रैपिड रेस्पॉन्स है और इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, ठीक है। वो मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, ये मूवमेंट और ग्लैंड वगैरह पे काम करता है। ऑर्गन इन्वॉल्व देखा जाए तो इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स काम करते हैं और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि नर्वस सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम में सीएनएस और पीएनएस काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स। और यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है। बात करते हैं इसके बाद न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरल सिस्टम ऑफ द ऑल एनिमल्स आर कंपोज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम है वो सभी एनिमल्स में किसके द्वारा स्पेशलाइज्ड सेल होती है, न्यूरॉन्स, which can detect and receive and transmit different kinds of stimuli। यानी कि कोई भी स्टिमुलाई है उसको रिसीव करना, डिटेक्ट करना और ट्रांसमिट करते हैं। कौन करते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के तीनों काम होते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं और उसको डिटेक्ट भी करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे काम जो है न्यूरॉन से होता है। यानी कि अगर जैसे कोई ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि एंडोक्राइन में ग्लैंड्स काम करते हैं, तो ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली अगर सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो सब एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। तो वहीं अगर नर्वस सिस्टम में देखा जाए सेलुलर लेवल पर तो वो इसमें जो सेल्स होती हैं जिनसे नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, वहाँ पर जो बेसिक सेल्स हैं वो है न्यूरॉन्स। और साथ में इनकी सपोर्टिंग सेल्स भी होती है, ग्लियल सेल्स, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो जो मेन नर्वस सिस्टम जिस पर काम करता है वो है न्यूरॉन्स पर, ठीक है, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल हैं। अगर नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो ह्यूमन के केस में, हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमंस की बात हो रही है, तो विद द मास ऑफ द ओनली 2 kg अबाउट 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरी बॉडी का कितना, लगभग 2 किलो के समथिंग रहता है, लगभग 3% ऑफ द टोटल बॉडी वेट का हमारा नर्वस सिस्टम रहता है। नर्वस सिस्टम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड येट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स 11 सिस्टम बॉडी, यानी कि जो 11 बॉडी सिस्टम्स है उनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कौन कौन से हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं? जैसे कि नर्वस सिस्टम हुआ एक, ये दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ब्लड से रिलेटेड रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी उसी में आता है। फिर उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, रीनल सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। इस तरीके से टोटल 11 सिस्टम होते हैं। मस्कुलर सिस्टम हुआ, तो वो सब सिस्टम मिलाकर उनमें 11 में से ये जो है सबसे जो है सिस्टम स्मॉलेस्ट भी है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। एंड नर्वस सिस्टम द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द इंक्लूडिंग द बॉडी एंड बॉडी सिस्टम अलोंग द मेंटेन द होमोस्टेसिस द डेट में बैलेंस, यानी कि पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखना और उसके होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने का काम करता है। इन द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल सेंटर, ब्रेन इसमें क्या है, कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। एंड रजिस्टरिंग द सेंसेशन correlating them the one another, store information, making the decision, talking, action। यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन का बेसिकली क्या फंक्शन है कि सारी इंफॉर्मेशन को जो गैदर कर रहा है, यानी कि जो बेसिक फंक्शन था नर्वस सिस्टम का कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कंडक्ट करना,
उसको स्टोर करके भी रखता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है, उसमें एक्शन भी करवाता है और उसमें डिसीजन भी करवाता है और इंटेलेक्ट भी करता है, इमोशन भी होता है, बिहेवियर, ठीक है ना, और मेमोरी, यानी कि सारी चीजें जो है हमारा ब्रेन करता है इस मामले में, ठीक है। और ये जो नर्वस सिस्टम है देखा जाए तो जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में पाया जाता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरीफेरी में पाया जाता है। इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम का जाल रहता है। ये जो है न्यूरल ट्रैक्स रहते हैं, यानी कि नर्व्स के ट्रैक्स हैं। इसमें काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स रहते हैं जो कि हर एक बॉडी के हर एक सेल तक या टिश्यू तक इनकी सप्लाई जाती है, ठीक है। काफ़ी इसकी ब्रांचेस रहती हैं और इनकी जो डेंड्राइट्स रहती हैं हर एक सेल तक जाती है, यानी कि अगर बॉडी के किसी भी एरिया को अगर हम टच करते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है, हम रिसीव कर पाते हैं। जैसे कि हमारे नेल्स और हेयर्स देखा है, कभी उनको काटते हैं तो दर्द नहीं होता, बिकॉज दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग्स नहीं आ रही होती हैं। नर्व एंडिंग्स का मतलब है कि जो नर्व्स में जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि नर्व सप्लाई नहीं होती। अल्टीमेटली ये बात है किसको, नेल्स को और हेयर्स को। अगर वहां पर भी नर्व सप्लाई होती तो बाल काटने या नाखून काटने में हमें पेन होता, ठीक है। तो पेरीफेरी में सोचिए, लेकिन नाखून का जहाँ जड़ होता है, जहाँ पर यहाँ से नाखून निकलता है, नेल्स जहाँ से निकलते हैं, नेल बेड जहाँ होता है, वहां तक नर्व सप्लाई होती है। वहां तक जहाँ तक ब्लड सप्लाई जा रही है वहां तक नर्व सप्लाई जाती है, और वो नर्व सप्लाई हमें पेन से लेकर सारी चीजें जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करने के काम आती है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, 85 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 10 ट्रिलियन टू 50 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया, यानी कि लगभग 85 बिलियंस में जो हमारे न्यूरो सेल्स पाई जाती है। जो न्यूरो सेल्स हैं वो कितनी, 85 बिलियन न्यूरो सेल्स पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, और लगभग 10 ट्रिलियन यानी कि उनकी कई गुना ज्यादा क्या पाई जाती है, न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि लगभग 60% न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं एंड 40% न्यूरो सेल्स पाई जाती है। यानी कि नर्वस सिस्टम अगर बेसिकली देखा जाए तो 2 चीजों से मिलकर बना रहता है। नर्वस सिस्टम जो है 2 चीजों से मिलकर बना रहता है। पहला आपका न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बना रहता है। ये न्यूरॉन्स जो हैं लगभग 40% पाए जाते हैं पूरी बॉडी में, और ये लगभग 60% पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है, और इनका जो मास है, अगर टोटल मास देखा जाए, ठीक है, तो ये 1300 ग्राम, यानी कि ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रेन में लगभग 1300 ग्राम जो है इन एडल्ट में इनका वेट रहता है, किनका, न्यूरो सेल्स का और ग्लियल सेल्स दोनों मिलाकर ब्रेन में, ब्रेन का जो वेट है। और ऑन एवरेज ईच न्यूरॉन्स फॉर्म 1000 सिनेप्सिस, लगभग एक न्यूरॉन कितना, 1000 सिनेप्स बनाता है। सिनेप्स का मतलब है कि एक न्यूरॉन्स अदर जितने भी न्यूरॉन से कितनों से कनेक्ट रहता है, तो लगभग 1000 सिनेप्सिस कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि उनके जो डेंड्राइट्स रहते हैं वो अलग अलग न्यूरॉन से रिसीव करने के लिए कनेक्टिविटी रहती है, यानी कि इतनी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। आगे जब न्यूरॉन्स का जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे डेंड्राइट्स की बहुत सारी ब्रांच, उसकी ब्रांच बहुत सारी ब्रांच होती है। सेम ऐसे ही एक्सॉन्स की भी ब्रांचेस होती हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स पर, वो सभी कनेक्ट रहती हैं अलग अलग डेंड्राइट्स से, और अलग अलग डेंड्राइट्स में भी वो अलग अलग न्यूरॉन से। तो इस तरीके से जो सिनेप्स अगर देखा जाए कि कितने न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो उसमें जो सिनेप्स हैं वो लगभग एक न्यूरॉन्स, ईच न्यूरॉन 1000 सिनेप्स के समथिंग बनाता है। ऐसा नहीं है कि 1000 एग्जैक्ट 1000 बना रहा है, ये अप्रॉक्स डाटा है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। Thus the total number of the synapse about the 1000 trillion and और 1015, ठीक है ना। टोटल जो है कितना, 1000 ट्रिलियन जो है सिनेप्स मिलते हैं, एंड द लार्जर देन द नंबर देन स्टार इन द गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी में जितने स्टार्स होते हैं उनसे भी ये बड़ा नंबर्स है, किसका, सिनेप्स का। सिनेप्स कहलाता है जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां कनेक्ट होता है, तो एक न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट जहां पर मीट करते हैं, उस
एरिया को बोलते हैं सिनेप्स, यानी कि एक से न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। आगे उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ये नर्वस सिस्टम का पूरा एक रोड मैप है, एक तरीके से माइंड मैप भी बोल सकते हैं, जिसमें न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन क्या क्या काम करता है, कि सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है, ठीक है, ह्यूमंस के केस में, और ये जनरलाइज सेंसेशन का काम करता है, मेंटेन द रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल, प्रोग्नेस पोटेंशियल, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स, इसका काम करता है। न्यूरॉन्स की जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, टिपिकल और सेल ऑर्गेनल और नील्स ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। नील्स ग्रैन्युल्स जो है स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करने के लिए रहते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो राइबोसोम्स होते हैं, इसी तरीके से नील्स ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं स्पेसिफिकली। और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो न्यूरॉन्स की बॉडी जो है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन में डिवाइड रहती है, और एक्सोन का डिवीजन देखा जाए तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स पाए जाते हैं, जिसमें इंसुलेटेड लेयर माइलिन पाई जाएगी और एक में माइलिन नहीं पाई जाएगी। और अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखे जाए तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स और यूनिपोलर न्यूरॉन्स देख सकते हैं। वहीं अगर इसका दूसरी तरफ देखें कि न्यूरल सिस्टम किस किन में पाया जाता है, तो लोअर एनिमल्स में न्यूरल ऑर्गेनिज्म इज द वेरी सिंपल। कितना सिंपल हो सकता है कि न्यूरल सेल इतना ज्यादा सिंपल होता है कि एक न्यूरो सेल्स है, वही उसकी डेंड्राइट्स और एक्सोन निकले हुए और वही सारा फंक्शन कर रही है, यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर में, और या फिर कई सारी सेल्स हैं जो एक नेट बना रही है, नेटवर्क बना रही है, जैसे हाइड्रा में होता है, ठीक है ना, नेटवर्क बनाती है। डेवलप द न्यूरल सिस्टम, इंसेक्ट में क्या होता है कि एक ब्रेन जैसा, जैसे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है ना, स्पाइनल कॉर्ड से काफी सारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कि डेवलप द न्यूरल सिस्टम, कि एक सेंटर बन गया जो कि सारी चीजें मेमोरी रिसीव कर रहा है और बाकी के उसको सिग्नल भेजने का वहां से काम कर रहा है। एक होता है कि पर्टिकुलर एक न्यूरल ही या न्यूरो सेल्स पूरा काम कर रही है, तो वो हो गया एकदम सिंपलेस्ट, जो कि लोअर्स में पाया जाता है, हाइड्रा वगैरह में नेटवर्क पाया जाता है। और इंसेक्ट में थोड़ा और एडवांस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शनिंग पर फोकस कर पाते हैं। और यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है, यहाँ पर गैंग्लियन और न्यूरल टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन डेवलप हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो वो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अगर न्यूरल सिस्टम ह्यूमन के केस में देखा जाए तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड रहता है, और अगर ब्रेन का डिवीजन देखा जाए तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। इन सबको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना, ये सिर्फ रोड मैप है, ठीक है। हाइंड ब्रेन को जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, और फोर्थ ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पर, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसी तरीके से पीएनएस का अगर देखा जाए तो 13 पेयर स्पाइनल नर्व और 12 पेयर क्रेनियल नर्व, और सोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, नर्व फाइबर्स, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर, यानी कि मोटर और सेंसरी नर्व फाइबर्स। और यहाँ पर सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा रोड मैप है, ठीक है ना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का मैंने जैसे बताया, सबसे बेसिक फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करके कहाँ, इनसाइड ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि जो ब्रेन को और स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजना। दूसरा है इंटरग्रेटिव फंक्शन, यानी कि ट्रांसमिट एंड प्रोसेसिंग करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको ट्रांसमिट भी करना और उस पर प्रोसेसिंग करना। फिर उसके बाद है मोटर फंक्शन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर क्या रेस्पॉन्ड देना है, क्या एक्शन लेना है, वो सारी चीजें, ठीक है, मोटर फंक्शन। और बाकी कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है, जैसे कि मेमोराइज करना, बिहेवियर, इमोशनल, ठीक है ना, प्रिसीजन, जैसे हम कार चलाते हैं तो वो हम सीख लेते हैं, या साइकिल चलाना सीख, तो ये सब सारे प्रिसीजन वर्क रहते हैं, जो कि सेरिबेलम दिखता है बाद में। शुरुआत में हमें एफर्ट लगता है तो सेरिब्रम इसको सिखाने में हेल्प करता है, फिर जब एक बार स्किल आ जाता है तो उसकी सारी मेमोरी हमारे सेरिबेलम में जाकर स्टोर हो जाती है, वही सारी चीजें फिर कोऑर्डिनेट करता है बाद में। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन। इस